नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप सभी की तैयारी चूँकि इस समय और अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि आगामी समय में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो बढ़िया तैयारी करिए। और मेरी पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, तो चलिए आज 13 नवंबर को हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न। दिया क्या है कि जो टोटो जनजाति है, ठीक है, वो इनमें से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, टोटो जनजाति के बारे में बताना है कि ये जो टोटो जनजाति है, ये इनमें से किस राज्य से संबंधित है। करिए सभी दोस्त आंसर। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या कर्नाटक, इनमें से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों ये टोटो जनजाति। ठीक है, हाँ। तो चूंकि टोटो जनजाति दोस्तों एक गांव है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक गांव है, पश्चिम बंगाल का, उस गांव का नाम है टोटोपारा। कौन सा गांव है दोस्तों? टोटोपारा ये गांव है। और इस टोटोपारा गांव में इनकी जो आबादी है वो कुल आबादी लगभग हम कह सकते हैं 1600 से भी कम है। ठीक है, 1600 से भी कम आबादी की ये जनजाति पश्चिम बंगाल के टोटोपारा गांव में रहती है। और इनकी भाषा दोस्तों यदि कहा जाए या इनकी भाषा में समझा जाए तो इनकी भाषा टोटो तथा चीनी तिब्बती है। इनकी भाषा क्या है? टोटो चीनी तिब्बती, ये इनकी भाषा है। और हाँ, एक चीज और इनके बारे में याद रखिएगा कि ये जो लोग हैं टोटो जनजाति, ये तिब्बती मंगोलायड प्रजाति से संबंधित हैं। तिब्बती मंगोलायड से संबंधित है, मतलब इस प्रजाति से संबंधित हैं ये। ठीक है, तिब्बती मंगोलायड प्रजाति से ये संबंधित हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि टोटो जनजाति इनमें से किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर। ठीक है, पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। इनमें से किस शहर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी की जा रही है? जबलपुर मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, राजगीर बिहार में या वानखेड़े महाराष्ट्र में? तो कहां पर किया जा रहा है दोस्तों ये जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इसमें ऐसा नहीं है कि आयोजन दोस्तों केवल केवल भारत में हो रहा है या भारत में हो चुकी हो रहा है और इसमें केवल भारत की टीमें इंक्लूड हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कई सारे देशों की टीमें हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि इसमें चीन भी इंक्लूड है, यानी जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, चीन ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा कोरिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, मलेशिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, और इसके अलावा थाईलैंड ने भी दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये सभी ऐसे देश हैं जिन्होंने महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो आयोजन होना है दोस्तों ये रहेगा 11 से 20 नवंबर तक। मतलब ये कब से कब तक? 11 तारीख से चला है और अभी चलना है इसको 20 तारीख तक, मतलब 11 से 20 तारीख तक का ये आयोजन होगा। और इसे हम कह सकते हैं कि यह बिहार में होने वाला, कहां पर दोस्तों? बिहार में होने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार का आयोजन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय आयोजन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय आयोजन ये बिहार का है। तो आप शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहां पर आयोजित हो रहा है।
तो ऑप्शन नंबर सी, राजगीर बिहार में आयोजित हो रहा है दोस्तों। कहां पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है राजगीर बिहार में। यस। हाँ, बाकी सभी लोग जो है इसका जो है शेयर जरूर करते रहिएगा, क्लास को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी दोस्तों, आज की क्लास छोटी ही रहेगी, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न किया गया है कि पंडित राम नारायण जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीति से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या संगीत से? तो इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े थे? क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार से सारंगी वादक रहे हैं। क्या थे? जो पंडित राम नारायण हैं ये सारंगी वादक हैं, और सारंगी वादक के साथ साथ दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। पद्म विभूषण दिया गया है। हाँ, अब मेरा आप सबके लिए कमेंट ऑफ द डे के लिए क्वेश्चन है कि ये पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया? पद्म विभूषण कब दिया गया? और इसके अलावा दोस्तों इन्हें एक और एकेडमी है जिसे हम बोलते हैं संगीत नाटक एकेडमी, तो इनको संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी ये पुरस्कार मिला है। हाँ, इसमें भी आप लोगों को बताना है कि ये पुरस्कार इनको कब मिला है। अच्छा, जिन लोगों को कमेंट का आंसर नहीं पता हो, ठीक है, वो अगली क्लास का वेट किया करिए। जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे और आपको नहीं पता है तो आप अगली आने वाली क्लास का इंतजार किया करिए, ठीक है। और हमारे कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर इसका आंसर बताइए, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कि हमारा गलत हो गया। नहीं, आपका गलत नहीं था, बस इतना था कि मैं आपका उस समय कमेंट ऑफ द डे में ऐड नहीं कर पाया था। आंसर गलत नहीं था, आपका आंसर अच्छा था, बढ़िया था, आपने लिखा। राधिका ने शायद कमेंट किया था, ठीक है। तो संगीत नाटक एकेडमी आपको बताना है कि ये कब जो है इनको पुरस्कार मिला है। तो ये किससे जुड़े थे? अब तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो है जुड़े हैं संगीत से। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर, विकल्प डी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और आ जाए कि कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? तो 96 वर्ष की आयु में, 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ठीक है। इस आयु में आने के पश्चात ही इनका निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा कायाकल्प योजना को प्रारंभ किया गया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो किस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल फिलहाल में कायाकल्प योजना को प्रारंभ किया गया, ठीक है। चूंकि अभी हाल फिलहाल में नहीं किया गया, एक चीज और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो कायाकल्प योजना है दोस्तों ये बहुत पहले से है। अभी चर्चा में क्यों है? तो अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि दोस्तों राजस्थान में एक कॉलेज के कुछ छात्रों के द्वारा कायाकल्प किया गया है। अच्छा, कायाकल्प का मतलब क्या होता है? कि बदल देना, परिवर्तित कर देना। तो अभी उन्होंने कॉलेज के साथ साथ कुछ चीजों को परिवर्तित कर दिया है, जैसे दीवारों को परिवर्तित कर दिया कलर से, तो ये कायाकल्पित है, तो ये चर्चा में आ गई है। और इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को जानकारी दे देना चाहिए इस योजना के संबंध में, क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई भी योजना हो, एक चीज और जान लीजिए, यदि उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कहीं से आती है तो पूरे चांसेस बन जाते हैं कि ये पेपर में भी आ सकती है या पेपर में आने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको रखा है कायाकल्प। तो याद रखना, ये जो 2015 में ये कायाकल्प योजना जो है ये 2015 में प्रारंभ हुई थी कायाकल्प योजना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विकल्प सी। अब इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका केवल और केवल एक उद्देश्य ये था कि हम किसी प्रकार से जो बीमारियां हैं, ठीक है, बीमारियां हैं, इन बीमारियों को हटा सके, बीमारियों को किसी भी प्रकार से समाप्त कर सके। तो इनको समाप्त करने के लिए कायाकल्प, और कायाकल्प किससे होगा?
साफ सफाई से। तो ज्यादातर जो सफाई कर्मी है, ठीक है, इनके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहीं ना कहीं ये योजना स्टार्ट करी गई थी कि जैसे अस्पतालों में जाते हैं दोस्तों तो बहुत सारी गंदगी पहले मिला करती थी, है ना। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो स्मेल अलग तरीके से आ रही है, मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो वहां पर अलग स्मेल आती है। तो जो गवर्नमेंट जितने भी, अब केवल मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात हो रही है दोस्तों, हर जगह की। रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहां पर भी कुछ अलग ही माहौल था, बस स्टैंड जाएंगे वहां पर भी कुछ अलग ही माहौल था। और आज हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ परिवर्तन है, भले ही पूरा परिवर्तन ना हो लेकिन काफी हद तक परिवर्तन है। लोग जागरूक हैं, और सबसे जागरूकता के यदि मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जागरूक किस शहर के लोग हैं भारत में? इंदौर के, है ना। क्योंकि इंदौर लगातार दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आती है उसमें ये पहले नंबर पर बना हुआ है, अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा जागरूक वहां के लोग हैं, सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों। पहले आकाशीय अभ्यास, जिसे अंतरिक्ष अभ्यास भी कहते हैं दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में 2024 में हुआ है। तो पहला आकाशीय अभ्यास, अंतरिक्ष अभ्यास 2024, इनमें से किस एजेंसी द्वारा, सॉरी किसी एजेंसी ने किया है? तो प्रश्न दिया गया है किस एजेंसी द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। अब ये आयोजित होने वाला दोस्तों प्रथम आकाशीय अभ्यास है, ये प्रथम आकाशीय अभ्यास है। और प्रथम आकाशीय अभ्यास होने के साथ साथ इसमें हमारी सेना जो है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ये तीनों ही जो है अपने कार्य में है। ठीक है, तीनों ही अपने कार्य में है, तीनों ही इसमें जो है पार्टिसिपेट भी कर रही है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो अब चूंकि ये जो प्रथम आकाशीय अभ्यास किया जा रहा है, एक चीज और जान लीजिएगा कि ये कहाँ किया जा रहा है। तो ये जो किया जा रहा है ये दोस्तों दिल्ली में किया जा रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए। तो ये कहां पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली में, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये 3 दिवसीय आयोजन है, इसको याद रखना कि ये 3 दिवसीय है, जो कि स्टार्ट हुआ है 11 नवंबर से और चलेगा 13 नवंबर। तो 11, 12 और 13, मतलब आज 13 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 दिवसीय आयोजन था जो कि नई दिल्ली में चल रहा था, और इसमें तीनों ही सेनाओं ने जो है भाग लिया है। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये इसको लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष की दुनिया में एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही। ठीक है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व गुणवत्ता सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? विश्व गुणवत्ता सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 11 से 17 नवंबर, 11 से 18 नवंबर, 11 से 15 नवंबर या 10 से 17 नवंबर? तो बताइए दोस्तों, विश्व गुणवत्ता सप्ताह, ये सप्ताह दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें तो ये मनाया जाता है CQI के द्वारा। किसके द्वारा? CQI। कौन ये मनाता है, कौन इसका आयोजन करता है? तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक सेकंड दोस्तों, चार्टर्ड, सॉरी गलत हो गया थोड़ी सा, चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट है ये CQI, चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आयोजित किया जाता है विश्व गुणवत्ता सप्ताह। और इसको पहले जो आयोजित किया गया था वो अमेरिका के द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों, अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका ने इसको जब आयोजित किया था
तो वो इसकी एक संस्था जिसका नाम था अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको पहली बार आयोजित कराया गया था, और फिर जो है अब हर साल, अब प्रतिवर्ष चार्टेड क्वालिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित कराया जाता है। अब प्रतिवर्ष इसके द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो ये कब से कब तक चला है? इस साल ये चलाया गया दोस्तों 11 से 15 नवंबर के बीच में इसको चलाया गया है। ठीक है, और इसका विषय है गुणवत्ता अनुपालन से प्रदर्शन तक। ठीक है, गुणवत्ता, ये विषय जरूर लिख लीजिएगा, गुणवत्ता अनुपालन से प्रदर्शन तक। अनुपालन से प्रदर्शन तक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना सही आंसर है। छठवें प्रश्न का आंसर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? टीकाकरण आखिरकार किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना की गई थी टीकाकरण दिवस की, ये वर्ष 2012 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था। अब कमेंट ऑफ द डे के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, WHO की स्थापना बताना है आपको कब की गई थी, और ये भी बताना है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। ये दो चीजें आपको बतानी है। WHO की स्थापना कहां पर हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों कमेंट ऑफ द डे के लिए। ठीक है, और प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही है। अब चूंकि इसकी स्थापना 2012 में जरूर हुई थी, लेकिन दोस्तों एक एनिवर्सरी थी जो थी टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम की एनिवर्सरी मनाई गई थी 1974 में। ठीक है, तो इसी की वर्षगांठ, ये जो टीकाकरण कार्यक्रम था, इसी की वर्षगांठ जो मनाई गई 2012 में। ठीक है, तो उसके तहत ही कहीं ना कहीं विश्व टीकाकरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। तो 2012 से ये मनाया जाता है, और ये जो विस्तारित कार्यक्रम था टीकाकरण का, उसके माध्यम से मनाया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है अपना ए सही है 10 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में इनमें से किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस का प्रकोप फैला है? बोत्सवाना, रवांडा, युगांडा, सोमालिया। इनमें से किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस का प्रकोप फैला है दोस्तों? मारबर्ग, ये मारबर्ग वायरस एक तरीके से फीवर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बॉडी में? फीवर, जिसे हम बुखार बोलते हैं। ठीक है, बुखार आ जाता है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों ये वायरस तो बहुत पुराना है। इस वायरस की खोज हरे बंदरों में हुई थी। मतलब ये हरे बंदरों में मिला था पहली बार ये वायरस। और कहां मिला था? तो ये जर्मनी में मिला था। कहां पर मिला था दोस्तों? जर्मनी में मिला था, हरे बंदरों में। और लगभग ये बात है 1967। तो वायरस तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी जो इसकी चपेट में आ गया है वो है दोस्तों रवांडा। कौन सा देश है? रवांडा। और क्यों चपेट में आया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग अभी काफी हद तक जो है मौतें हो गई हैं। क्योंकि एक रक्त संबंधी या रक्त स्रावी बुखार होता है, तो इसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं अभी। तो इस कारण से ये वायरस अभी चर्चा में फैला बना हुआ है कि मारबर्ग वायरस का प्रकोप किन अफ्रीकी देश में है। तो दोस्तों ये है रवांडा, युगांडा, सोमालिया, है ना। ये शायद आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये सभी देश अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है, विक्टोरिया झील, जहां से नील नदी का उद्गम होता है, वहीं पर स्थित है ये तीनों के तीनों, है ना। यस, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, नमस्ते योजना
नमस्ते योजना इनमें से किस समूह से संबंधित है? कृषि समूह, स्वास्थ्य समूह, स्वच्छता समूह या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो नमस्ते योजना दोस्तों इनमें से किससे संबंधित है? नमस्ते योजना देखिए हमारी सरकार कितनी हर व्यक्ति का ध्यान रखती है, हर व्यक्ति का। ये नमस्ते योजना श्रमिक समूह से संबंधित है। मतलब अब इसमें से आपको बताना कि कौन से श्रमिक समूह से? कृषि श्रमिक समूह से, स्वास्थ्य श्रमिक समूह से, स्वच्छता श्रमिक समूह से या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है स्वच्छता श्रमिक समूह। स्वच्छता श्रमिक समूह से नमस्ते योजना संबंधित है और इसमें हो क्या रहा है, लगभग 38,000 से ज्यादा लाभार्थी हम कह सकते हैं कि इसमें लोगों ने फॉर्म में अप्लाई किया है। और इस 38,000 में आप लोग देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज मिलेगा लगभग 68.7। तो इसमें दोस्तों एससी ने किया है, मतलब जो एससी वर्ग से है इन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा लगभग 14 पॉइंट कुछ है, 14.7% के लगभग होगा, आप लोग 14% ही लिख लीजिएगा। तो ये दोस्तों ओबीसी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है या जो है आवेदन किया है और लगभग 8.3% जो है एसटी ने इसमें फॉर्म में आवेदन किया है। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो योजना है, ठीक है, ये जो नमस्ते योजना चलाई गई, ये नमस्ते योजना इसीलिए चलाई गई है क्योंकि साफ सफाई कर्मी, लगभग सफाई कर्मी दोस्तों 2019 से 2023 तक के दौरान लगभग 377 सफाई कर्मियों की मृत्यु हो गई। और ये डेटा दोस्तों कम नहीं है, ये डेटा अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, इसलिए ये डेटा ज्यादा है क्योंकि सफाई कर्मी, अब सोचिए कि कर्मियों को जब नियुक्त किया गया है तो बीमारी से कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु हुई है। तो इनको और बेहतर सुविधाएं देना, कर्मियों को बेहतर सुविधाएं देना ताकि इनकी कार्य के दौरान मृत्यु ना हो या कार्य करने के पश्चात किसी बीमारी से मृत्यु ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है नमस्ते योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? स्वच्छता समूह से। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अब आपको बताना है, यदि आप लोग बन जाएगा आंसर तो बताइएगा स्वच्छता समूह जो है, सॉरी नमस्ते योजना जो है कब स्टार्ट हुई है, प्रारंभ कब हुई है, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में समाचारों में देखी गई हारपून मिसाइल इनमें से किससे संबंधित? दोस्तों हारपून मिसाइल इनमें से किससे संबंधित है? बताइएगा सभी दोस्त। हारपून मिसाइल का संबंध इनमें से किससे है? भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन? तो इनमें से किससे संबंधित है दोस्तों हारपून मिसाइल का? अभी क्या हुआ है, अभी दोस्तों अफगानिस्तान में आप लोग शायद जानते होंगे कि किसका शासन है ना? तो अभी अफगानिस्तान ने इनकी पहली खेप मंगाई है, पहली खेप जो है हारपून मिसाइल की मंगाई है। हारपून मिसाइल को याद रखिएगा एंटीशिप मिसाइल भी कहा जाता है। हारपून मिसाइल को एंटीशिप मिसाइल इसलिए क्योंकि ये जमीन पर ही वार करती है, जमीन से जमीन पर, सतह से सतह पर वार करती है और लगभग 90 से 240 किलोमीटर की दूरी तक का ये मारक क्षमता इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया कि अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान के साथ साथ एक और देश है दोस्तों ताइवान, शायद आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ताइवान ने इसको जो है अमेरिका से अभी हाल फिलहाल में खरीदा है। ठीक है, अमेरिका ने भी, ताइवान ने अमेरिका से भी खरीदा है। तो अभी जो हारपून मिसाइल है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही है। और इसमें याद रखिएगा कि लगभग जो एंटीशिप मिसाइल सेवा है, हारपून मिसाइल सेवा, ये लगभग 1977 से भारत में सेवारत है और भारत सहित लगभग दुनिया के 30 देश इस मिसाइल का प्रयोग भी कर रहे हैं। भारत सहित लगभग 30 दुनिया के देश ऐसे हैं जो इस मिसाइल का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कमेंट ऑफ द डे पर और देखेंगे कि आज किसका कमेंट है। आज दो लोगों के कमेंट है।
कमेंट ऑफ द डे में पहला तो है रजा व्लॉग्स, थैंक यू आपको भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन सिचुएटेड बाय 1875 बाय सैयद अहमद खान, और बिल्कुल सही है। और एनटीपीसी जो कि विद्युत उत्पादन के कॉर्पोरेशन में एक बताया था आप लोगों को, तो 1975, ठीक है। और यूथ एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट 1982, एकदम सही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे एएमयू में 1875, बिल्कुल। खेल मंत्रालय 1882 और 1975, तो आप दोनों लोगों का सही है, सिंह 7027। हाँ, और राधिका ने कमेंट किया था कि सर मेरा आंसर गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं था, आपने भी सही आंसर किया था, लेकिन पिछली क्लास में बस आपका कमेंट हम ले नहीं पाए थे, और केवल आपका नहीं और भी 2-3 लोगों का नहीं ले पाया था। तो ये मत समझा करो कि मैं नहीं ले पाया हूँ तो आंसर गलत हो गया, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने दूसरी जो इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें शायद आप सबके कमेंट रखे भी थे, ठीक है। तो चलिए ये थे। अब कर लेते हैं रिवीजन। अच्छा, रिवीजन का ऐसा करिएगा आप लोग जो है, यस, करा दिया जाए रिवीजन, क्योंकि टाइम तो अभी है, पर्याप्त है टाइम, है ना। चलिए तो रिवीजन कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा रिवीजन करने में। करिए सभी दोस्त इसका आंसर, ये रहा आपका टाइम, स्टार्ट करिए सभी लोग। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, कितने लोग गलत कर पाते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 30, इनमें से किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से। तो दोस्तों किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 30 के बारे में मैंने बताया था कि शिक्षा से संबंधित है, और अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए सेकंड, हुरून इंडिया के द्वारा जारी की गई देश के सबसे बड़ी दानवीरों की लिस्ट में देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है दोस्तों, सबसे बड़ा दानवीर कौन है? हमने एक एक करके लगभग 5 दानवीरों के नाम पढ़े थे। अब यदि आपको याद होगा तो आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। करिए आंसर, कौन है हमारे देश के सबसे बड़े दानवीर? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बजाज परिवार या शिव नादर? और इसी के साथ हमने बताया था कि शिव नादर पहले स्थान पर है, जिनका है 2153 करोड़, मतलब इतना इन्होंने जो है दान दिया है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनमें से किस राज्य के द्वारा अपने 8 जिलों में नारी अदालतें प्रारंभ करने का फैसला लिया है? वो कौन सा राज्य है जिसने अपने 8 डिस्ट्रिक्ट में नारी अदालतों को प्रारंभ किया है? वो कौन सा जो है स्टेट है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? बताइए सभी दोस्त। तो ये है अपना उत्तर प्रदेश, और ये 8 जिलों में अभी एज अ डेमो किया जा रहा है ना। उसके पश्चात संभावना है कि इनको बढ़ाया जाएगा और लगभग यूपी के लगभग सभी जिलों में इनको किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश अपना सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनमें से किस विधानसभा ने अनुच्छेद 370 को लागू करने का प्रस्ताव पास किया है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल? तो किसके द्वारा जो है 370 लागू करने का प्रस्ताव अपनी विधानसभा में पास किया? उन्होंने उनकी खुद की विधानसभा में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। तो और बहुत ज्यादा मैंने बताया था कि वाद विवाद भी हुआ था, लड़ाई भी हो गई थी विधानसभा में, वॉकआउट भी किया था कुछ विधायकों ने। यस, तो यहाँ पर अपना सही आंसर आएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, है ना। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर? और ये एशिया के लिए है, पूरे विश्व के लिए नहीं है, एशिया के। अब इसमें से ब्रिटेन और अमेरिका कैंसिल हो जाएगा, चीन और भारत आपको बताना है, क्योंकि विश्व में नहीं है, अब एशिया के लिए है ना। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है दोस्तों भारत, है ना। भारत जो है टॉप पर आ गया है, भारत जो है टॉप पर आ गया है, क्योंकि लगभग हमारे देश में कह सकते हैं कि चलिए अगला है, चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना इनमें से किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? श्री जेपी नड्डा, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह
ये श्री शिवराज सिंह। तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? बिल्कुल बताइए सभी दोस्त, किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है जेपी नड्डा। यस, बिल्कुल सही है। चलिए, युवा आदान प्रदान योजना। युवा आदान प्रदान का मतलब ये नहीं है कि जो है युवाओं को रख लेंगे एक दूसरे के राज्य, नहीं, भेजेंगे कल्चर सीखने के लिए, फिर वापस वो अपने घर भी आएंगे। तो किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये युवा आदान प्रदान योजना को स्टार्ट किया गया है? या बिल्कुल युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, इनमें से भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब? बताएं सभी दोस्त, इनमें से किस राज्य में स्टार्ट किया गया है ऑस्ट्रा हिंद? मैंने बताया था कि ये तीसरा संस्करण है, पहला भारत में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में और तीसरा फिर से भारत में। और भारत में कहां पर? तो पुणे में, जो कि महाराष्ट्र पड़ता है, इसलिए हमारा सही आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। चलिए, 9वां क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 8 नवंबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 47वां, 48वां, 49वां, 50वां? तो इसके लिए भी शायद मैंने पूछा था आपसे कि कब इसकी स्थापना हुई है, और आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया है ना। 1975 आपने आंसर दिया था। तो बताइए, और ये भी लक्ष्य रखा है इसमें 2032 तक हम लगभग 130 गीगावाट तक का बिजली उत्पादन कर लेंगे, क्योंकि वर्तमान में 76,475 इसकी मेगावाट में क्षमता है। तो ये मना रहा है अपना 50वां। चलिए, अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में नई दिल्ली में पहले वार्षिक क्षेत्रीय सहयोग प्रौद्योगिकी संपर्क सम्मेलन का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया? सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज, एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? बताइए सभी दोस्त। और इसका संबोधन शायद सीडीएस अनिल चौहान ने किया था, है ना। यस। तो सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के सहयोग से एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय ने इसका आयोजन किया है। तो ये थे दोस्तों अपने क्वेश्चन जो कि अपन लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब सभी दोस्त जो है क्लास को जरूर शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे। अब हो सकता है कुछ लंबा गैप हो जाए दोस्तों, मेरा 5-6 दिन का गैप हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत जरूरी कार्य है, जीवन के लिए बहुत जरूरी वो कार्य होता है। तो इस वजह से मेरी क्लास नहीं होगी अभी, है ना। 7-8 दिन भी लग सकता है, उसके बाद हम फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।